अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज आपका फिजियोलॉजी का लेक्चर है। पहले हमने इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया था, रेस्पिरेटरी पैसेजेस, उसकी एनाटमी, फिजियोलॉजी सब कुछ करी थी। उसके बाद हमने पल्मोनरी वेंटिलेशन किया। आई होप कि अब आप इसको अच्छे से पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अब जो है पल्मोनरी वेंटिलेशन के बाद हम पढ़ेंगे लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है, किस तरह से मालूम करते हैं, क्या होते हैं, और इसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, समझे वो समझ में आएंगे आपको। जी, हमारा to understand pulmonary ventilation we have to study pulmonary volumes and capacities and that are determined by the instrument that is known as spirometer. आपकी लैब में होगा, आपने देखा होगा या आप देख लेंगे आप। These volumes and capacities are very important and are frequently checked theoretically to estimate the lung functions. अब जाहिर बात है कि pulmonary ventilation का जो प्रोसेस है कि एयर अंदर जा रही है लंग के और बाहर आ रही है, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, तो लंग की कंप्लायंस और ये सारी चीज़ें देखने के लिए कि सही काम कर रहा है लंग या नहीं, तो हम ये वॉल्यूम और कैपेसिटीज क्लिनिकली मालूम करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जो स्पायरोमीटर कहलाता है। ठीक है, और उससे फिर पता चलता है बहुत सारी डिजीज़ में सारी बातें कि वेंटिलेशन इफेक्ट हो रही होती है, डिफ्यूजन इफेक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें ना, तो वो मालूम करते हैं। ठीक है, तो स्पायरोमीटर जो है ना चेंजेस इन द पल्मोनरी वॉल्यूम को रिकॉर्ड करता है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन कैन बी स्टडीड बाय रिकॉर्डिंग द वॉल्यूम मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, अ मेथड कॉल्ड स्पायरोमीटर। ठीक है, अच्छा, स्पायरोमीटर में ये आप डायग्राम देखिए, लेफ्ट साइड में देखिए फ्लोटिंग ड्रम लिखा हुआ। अच्छा, और एक फ्लोटिंग ड्रम जो है ना वो इन्वर्टेड करके एक और चेम्बर में है और उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये ना बहुत हल्का हो गया तो आपको नज़र नहीं आ रहा, वॉट्स देखें इसको, तो वो ब्लू कलर की एक लाइन है। ठीक है, तो एक चेम्बर है, उसके ऊपर एक इन्वर्टेड ड्रम है और उस चेम्बर में वाटर है। अब इन्वर्टेड ड्रम जो है वो कनेक्ट हुआ है एक ट्यूब से, और उसमें माउथ पीस लगा हुआ है, यानी कि पेशेंट जो है ना उस माउथ पीस को मुंह में रख के और जो भी इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर उसे देगा कि भाई सांस जोर से खींचे, फिर बाहर निकालना, ये तो वो ये चूँकि जो माउथ पीस है वो कनेक्ट हुआ है उस ऑक्सीजन चेम्बर के साथ, तो फिर जब एयर उसमें जाएगी ना तो वो ड्रम जो है ना फ्लोट होगा उस पानी में जिसके ऊपर वो इन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अब उस ड्रम में देखें काउंटर बैलेंस हुआ है वेट से, ताकि वो इधर उधर नहीं। ठीक है, काउंटर बैलेंसिंग वेट है। अब उसके साथ ना एक स्टीलेट लगा हुआ है, स्टीलेट में मतलब इंक है, पेन है, और एक और रिकॉर्डिंग ड्रम है, उसके ऊपर पेपर लिपटा हुआ है। जैसे ईसीजी करते हैं ना उस तरह से ये ड्रम भी घूमता है। तो फिर जो भी ये एयर इसमें मुंह से जो पल्मोनरी वेंटिलेट करेगा वो पेशेंट, ठीक है, तो ये जो मूव होगा ड्रम, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग जो है ना इस फ्लोटिंग ड्रम में हो जाएगी इस ड्रम के। ठीक है, तो एक ग्राफ बन जाएगा, उसको हम कहते हैं स्पायरोमीट्री। ठीक है, उससे हमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पता चलता है। सही, तो अब इन्होंने बताया हुआ है a typical basic spirometer consists of a drum inverted over a chamber of water with the drum counterbalanced by a weight. The drum is a breathing gas, usually air or oxygen, because tube के साथ connected है. A tube connects the mouth with the gas chamber. The drum rises and falls, and an appropriate recording is made on a moving sheet of paper in another recording drum. ठीक है, अब pulmonary volume जो है ना, to describe the events of pulmonary ventilation, the air in the lung is subdivided into 4 volumes and 4 capacities, which are average for a young adult man. अब जो भी pulmonary ventilation हो रही है ना, तो उसमें हमने डिवाइड कर दिया 4 वॉल्यूम्स होते हैं, 4 कैपेसिटीज होती है। ठीक है, और उन वॉल्यूम और कैपेसिटीज को एक एवरेज एडल्ट मेल और फीमेल में हमारे पास कंट्रोल होता है। जब पेशेंट काम करने लगते हैं ना उस कंट्रोल से उसको मैच करते हैं। ठीक है, हेल्दी एडल्ट मेल, हेल्दी एडल्ट फीमेल की हमारे पास सारी वैल्यूज होती है, फिर उससे हम कंपेयर करते हैं। तो अभी वॉल्यूम्स देख लेते हैं। वॉल्यूम देखो, पहला है टाइडल वॉल्यूम, दूसरे को कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
तीसरों को कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और चौथा है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो बारी बारी हम देख लेते हैं कि टाइडल वॉल्यूम से क्या मतलब है। ग्राफ बाद में दिखाऊंगी, पहले आपके देखें। टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच नॉर्मल ब्रेथ। मतलब ये कि जो हम अभी नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, तो जितनी एयर हमारे अंदर लंग में एल्वेओलाई में जा रही है और जितनी बाहर आ रही है विदाउट एनी एफर्ट, जो हम रेस्टिंग स्टेट में जो हमारी ब्रीदिंग है ना वो, ठीक है। तो जितनी एयर आ रही है अंदर जा रही है और जितनी बाहर आ रही है उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये कितनी होती है? 500 मिलीलीटर्स इन एजल। 500 ml होता है, यानी 500 ml हम अंदर ले जाते हैं, 500 ml हम बाहर निकाल देते हैं, और ये टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। ये नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में जो हमारी ब्रीदिंग होती है, सही। अब दूसरा देखें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है। इट इज़ द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड ओवर एंड अबव द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम व्हेन द पर्सन इंस्पायर्स विद फुल फोर्स। इट इज़ यूजुअली अबाउट 3000 मिलीलीटर्स। अब क्या है, अल्लाह मियाँ ने हमारे अंदर कैपेसिटी रखी है। वैसे तो हमारी जो नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है उसमें 500 ml हमारे लिए काफ़ी होता है, लेकिन अगर चाहें तो हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर अपने अंदर ले जा सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं अगर हम गहरा सांस लेंगे, ठीक है। तो हमारी कितनी और टाइडल वॉल्यूम के अलावा भी हम एयर अंदर लेके जा सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। कितनी? 300 मिलीलीटर्स, 3000 मिलीलीटर्स हो जाता है, यानी कि हमारी कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी? 2500 ml बढ़ जाएगा, प्लस टाइडल वॉल्यूम दैट इज 500, तो 3000 मिलीलीटर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहें तो हम गहरा सांस लेके इतनी एयर अंदर ले जा सकते हैं, हमारे लंग में कैपेसिटी है, और इतनी एयर हम बाहर निकाल सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है अंदर सिर्फ ले जाना, ठीक है, बाहर निकालने की अभी बात नहीं, सिर्फ अंदर ले जा सकते हैं हम, ठीक है। इसी तरह एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। इट इज द मैक्सिमम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर द एंड ऑफ अ नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन। पहले हमने टाइडल एक्सपिरेशन में 500 ml किया, फिर अगर हम चाहें जो हमने पहले एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर अगर लिया था, यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो उसी को हम बाहर निकालेंगे ना 3000, तो उसको कहेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चौथा है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन। जितनी भी हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं, कुछ एयर लंग्स में ही रहती है, ठीक है, वो बाहर नहीं आती, और उस एयर को कहते हैं क्या? रेजिडुअल वॉल्यूम। दिस वॉल्यूम एवरेजेस अबाउट 1200 मिलीलीटर्स, यानी कि हम जितनी भी गहरी सांस लें, यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम जितना भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद 1200 ml ऑफ एयर जो है वो लंग्स के अंदर हमेशा रहती है, उसको कभी बाहर नहीं आती, उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब देख लेते हैं कैपेसिटीज़ क्या होती हैं। अब कैपेसिटीज़ जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर दो वॉल्यूम को हम जमा कर देना तो उसको कैपेसिटी कहते हैं। इन डिस्क्राइबिंग इवेंट्स इन द पल्मोनरी साइकिल, इट इज समटाइम्स डिजायरेबल टू कंसिडर 2 or more ऑफ द वॉल्यूम्स टुगेदर। Such combinations are called pulmonary capacities, ठीक है। तो पहले हम वॉल्यूम ही देख लेते हैं पीछे ग्राफ में। यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम टाइम दिखाया हुआ है और लंग वॉल्यूम दूसरी साइड पे मिलीलीटर में दिखाया है, ठीक है। तो बीच में आप देखें छोटा छोटा सा जो वेव्स बनी हुई है ना बीच में, तो वो क्या है? वो टाइडल वॉल्यूम है। अब तीर का निशान देखें ब्लैक कलर का, टाइडल वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो ये टाइडल वॉल्यूम हो गया, ये 500 ml होता है, ठीक है। अगर उस टाइडल वॉल्यूम के ओवर एंड अबव सांस ले ली, किसी ने गहरा सांस खींच के ले लिया, ठीक है, तो वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा। ऊपर देखें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का तीर का निशान कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम के नीचे देखें, अगर गहरा सांस जो खींच के लिया था उसको गहरा सांस बाहर निकालें अगर, तो वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, यानी कि 500 ml के अलावा भी हम निकाल सकते हैं ना गहरा सांस अगर ले, तो वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया।
अब जितना भी गहरा सांस ले लें हम और जितनी भी कुव्वत से हम एयर बाहर निकालें, फिर भी 1200 ml जो एयर है ना वो एल्वेलाई में रह जाती है और उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो नीचे येलो कलर का जो दिखाया हुआ है ना वो रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये 4 वॉल्यूम्स हो गए, समझ में आ गया आपको? मतलब टाइटल वॉल्यूम, ओवर एंड अबव इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और फिर रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब हम कैपेसिटीज देख लेते हैं, उसके बाद इसमें हम कैपेसिटीज देख लेंगे। तो 2 अगर वॉल्यूम्स को मिला दें तो कैपेसिटी बन जाती है। अब इंस्पिरेटरी, पहला है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दूसरा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तीसरा है वाइटल कैपेसिटी और चौथा है टोटल लंग कैपेसिटी। तो देख लेते हैं पहले क्या है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। देखें, इक्वल्स द टाइटल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर अबाउट 3500 ml। कैसे 3500? 500 तो हमारा टाइटल वॉल्यूम होता है, ठीक है, और 3000 जो है हमारा वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो उसको आप मिला दें तो 3500 हो जाएगा। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ पर्सन कैन ब्रीथ इन इक्वल्स द टाइटल वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अ पर्सन कैन ब्रीथ, दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन beginning at the normal expiratory level and distending the lungs to maximum। यानी कि पहले नॉर्मल 500 ml किया, फिर उसके बाद डिस्टेंड करके और जो है और एयर गहरा सांस लेके अंदर ले ली, तो उसको कहेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि टाइटल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज नोन एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? इक्वल द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस द रेजिडुअल वॉल्यूम। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को वो कह रहे हैं कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है? 1200 होता है। दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो आप इसको मिला दें तो कितना बन जाएगा? 2300 ml बन जाएगा। यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द टाइटल वॉल्यूम, सॉरी एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस द रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा अब फिर है नंबर 3 वाइटल कैपेसिटी। ये है इक्वल्स द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइटल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन तीनों को अगर मिला दें तो वाइटल कैपेसिटी बन जाएगी। यानी कि सिर्फ इसमें आपने रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं ऐड किया है तो वाइटल कैपेसिटी है। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स आफ्टर फर्स्ट फिलिंग द लंग्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एंड देन एक्सपायरिंग टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। मतलब क्या है ये कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जब पर्सन जो है कैन एक्सपेल फ्रॉम द लंग, फर्स्ट फिलिंग विद द मैक्सिमम एक्सटेंट एंड देन एक्सपायरिंग टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। ये होती है 4600 ml। ठीक है, और ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपको, तो इन सब की वैल्यूज आपको आनी चाहिए। फिर 4th आ गई हमारी लास्ट, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम टू व्हिच द लंग्स कैन बी एक्सपेंडेड विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट अबाउट 5800 ml, विच इज इक्वल टू द वाइटल कैपेसिटी प्लस द रेजिडुअल। यानी कि चारों चीजें इसमें अगर शामिल करना, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइटल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, तो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगी। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम को आप नहीं जमा करेंगे तो वो वाइटल कैपेसिटी होगी। ठीक है, ऑल pulmonary volumes and capacities are 20 to 25% less in women than in men, and they are large in athletic people than in the small and asthenic people। ठीक है, तो नॉर्मली जो है फीमेल का जो है स्ट्रक्चरल मतलब डिफरेंस होता है ना, मेल ज़्यादा स्टाउट है, फीमेल्स जो हैं वो इतनी स्टाउट नहीं है। तो नॉर्मली फीमेल का 20 to 25% कम होता है ये सारे वॉल्यूम्स। ठीक है, तो लेकिन अगर हम किसी फीमेल का पेशेंट का स्पायरोमीट्री कर रहे हैं तो उसको एवरेज हेल्दी फीमेल के वैल्यूज से ही मिलाएंगे ना, जो और मेल से ही देखेंगे कंट्रोल जो होता है। ठीक है, अब ये दोबारा देख लीजिए आप यहाँ पे कैपेसिटीज। पहले हमने वॉल्यूम देखे थे, अब कैपेसिटी देखें। फंक्शनल रेजिडुअल, अच्छा पहले आप देख लें इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में तीर का निशान देखिए कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से लेकर
टाइडल वॉल्यूम तक आ रहा है। तो इसका मतलब है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम दैट इज नोन एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी नहीं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पहले देख लेते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? तीर का निशान देखिए, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। ठीक है, अब हम दे देते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? तीर का निशान देखिए कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्वल टू द वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, अब जो है टोटल लंग कैपेसिटी में क्या है? वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड नहीं हुआ हुआ है। ठीक है, अगर हम इसमें वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो बन जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम सब जमा कर दें तो टोटल लंग कैपेसिटी निकल आएगी। ठीक है, समझ आ गया ये आपको? और ये वाली डायग्राम जो है ना आपने अच्छी तरह जहन नशीन कर लेनी है। सिर्फ इसको ही आप देखें तो बाकी सारी चीज़ें आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ग्राफ अपने पास बना लेना है। अभी मेरे पास में मैंने देखा नहीं है असाइनमेंट बनाया है या नहीं, और ये सारी कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम्स जो है अपने पास आपने लिखने हैं और फिर उसके बाद अपने फाइल के फोल्डर में डाल देना। ठीक है, अच्छा, abbreviation symbols used in pulmonary functions. Spirometry is only one of many measurements procedures that pulmonary physicians use daily. अब कोई एस्थमा का पेशेंट आ गया, कोई chronic obstructive pulmonary disease का पेशेंट आ गया, जिसकी नर्व कंप्लायंस जो है कम हुई है एलर्जी की वजह से या कुछ भी है उसको, तो उसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट अगर हम करेंगे या उसको डिफ्यूजन की कोई प्रॉब्लम होगा तो ये सब चीज़ें इफेक्ट होंगी और उसको फिर हम निकाल लेंगे कि भाई नॉर्मल नहीं आ रहा है इसका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम इसका ठीक नहीं है, सब पता चल जाएगा। तो spirometry is only one of many measurement procedures that pulmonary physicians use daily. Many of these measurement procedures depend heavily on mathematical computations to simplify these calculations as well as the presentation of the pulmonary function data. Several abbreviations and symbols have been standardized. ठीक है, तो symbols हैं के वो आप देखें वाइटल कैपेसिटी के लिए BC है, अब ये वाइस चांसलर नहीं है, ये वाइटल कैपेसिटी है, इज इक्वल टू इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम का स्मॉल e है और वॉल्यूम जो है वो कैपिटल है प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरह वाइटल कैपेसिटी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। TLC इज टोटल लंग कैपेसिटी, नॉट टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नहीं है ये यहाँ पे। VC इज नॉट वाइस चांसलर प्लस RV इज रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो FRC इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, RV इज रेजिडुअल वॉल्यूम, ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये सारे एब्रीविएशन वक्त है ना, लंबा लंबा तो नहीं लिखेंगे ना, बस ये लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम एंड टोटल लंग कैपेसिटी, हीलियम डाइल्यूशन मेथड। अब देखिए क्या है कि स्पायरोमीट्री से हम सारे वॉल्यूम्स और कैपेसिटी पता कर सकते हैं सिवाय मतलब सारे वॉल्यूम पता कर सकते हैं सिवाय रेजिडुअल वॉल्यूम। क्यों? इसलिए कि वो एयर बाहर आ ही नहीं रही है, जो एयर बाहर आएगी वही तो हम नापेंगे ना उसमें ड्रम में, तो वही तो हिलाएगी एयर ड्रम को, तो फिर स्टिलेट जो है वो रिकॉर्ड करेगा उसको, तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम वाली जो एयर है वो तो बाहर ही नहीं आती, तो वो तो हम नहीं नाप सकते, डायरेक्टली नहीं नाप सकते लेकिन इनडायरेक्टली नाप सकते हैं, और उसका एक तरीका होता है हीलियम डाइल्यूशन मेथड कहते हैं। अब इसको इतना तफसील से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत पूछते हैं, वो MCQ में पूछेंगे आपसे कि भाई कौन सा वॉल्यूम है जो स्पायरोमीट्री से आप नहीं मालूम कर सकते। तो जाहिर बात है कि जो एयर बाहर नहीं आ रही वही मालूम नहीं कर सकेंगे ना, तो वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम इज नॉट मेजर्ड directly by the spirometer, but it can be measured indirectly by a method that is known as helium dilution method. ठीक है, अब कैसे होता है? The functional residual capacity, which is the volume of air that remains in the lungs at the end of each normal expiration, is important to lung function because its value changes markedly in some type of respiratory diseases. It is desirable to measure this capacity. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको मालूम करना तो बहुत ज़रूरी है। स्पायरोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड इन
way to measure the functional residual capacity because the air in the residual volume of the lungs cannot be expired into the spirometer, and this volume constitutes about 1/2 of functional residual capacity. The spirometer must be used in an indirect manner by means of a helium dilution method. ठीक है, तो हीलियम डाइल्यूशन मेथड बहुत तफसील से उसमें लिखा हुआ है, लेकिन आपको उसको बस नाम याद है. ठीक है, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम देखें. इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ न्यू एयर मूव इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेजेस ईच मिनट. अब देखिए मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. अब मैं किसी से पूछ लूँ वायवा में तो बस मुंह देख रहे हैं, मुझे कुछ नहीं आता. क्या करें ना, क्या है, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ न्यू एयर मूव इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेज ईच मिनट. यानी कि हर मिनट में जो नई एयर दाखिल हो रही है ना हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में, उसको कहते हैं मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. दिस इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम टाइम्स द रेस्पिरेटरी रेट. अब टाइडल वॉल्यूम क्या है, 500 ml है, एंड नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज अबाउट 12 ब्रेथ्स पर मिनट. मतलब एवरेज निकाल के बता रहे हैं 12 to 14 ब्रेथ्स पर मिनट होता है हमारा रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल. देयरफॉर मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एवरेजेस 500 into 12 is equal to 6000 ml, यानी 6 लीटर्स पर मिनट होता है हमारा मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. एक मिनट में 6 लीटर्स एयर न्यू हमारे अंदर आ और बाहर जाए. A person can live for a short period with a minute respiratory volume as low as 1.5 liter per minute and a respiratory rate of only 2 to 4 breaths per minute. अब देखें ना आप, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है, अगर रेस्पिरेटरी रेट हमारा कम हो जाएगी तो बिल्कुल ये तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में ही होगा ना. 2 to 4, तो पर्सन कैन नॉट लिव विद दिस मच ऑफ रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम. समझ आया? Respiratory rate occasionally rises to 40 to 50 breaths per minute. मतलब एक नमोनिया हुआ है, कोई और चीज़ हुई है, पल्मोनरी एडिमा हुआ है, कोई भी चीज़ हो गई, तो रेस्पिरेटरी रेट तो 40 to 50 पर मिनट हो जाएगा. तो फिर आप मुझे बताएं कि टाइडल वॉल्यूम कितना हो जाएगा. टाइडल फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम कितना हो जाएगा अगर 40 to 50 into 500 आप कर दें. तो टाइडल वॉल्यूम कैन बी एज ग्रेट एज द वाइटल कैपेसिटी, यानी कि अबाउट 4600 ml इन अ यंग एडल्ट मैन. दिस कैन गिव रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम ग्रेटर देन 200 लीटर्स पर मिनट. कितना होना चाहिए था? और मोर देन 30 टाइम्स नॉर्मल. Most people cannot sustain more than 1/2 to 2/3 of these values for longer than 1 minute. ठीक है, तो ये दोनों जो है सर्वाइवल नहीं हो सकता इसमें कि रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो जाए या इतना कम हो जाए. अच्छा, एल्वियोलर वेंटिलेशन है. The ultimate importance of pulmonary ventilation is to continually renew the air in the gas exchange areas of the lungs, where air is in proximity to the pulmonary vessels. These include पल्मोनरी ब्लड के पास है ना, मतलब अल्टीमेट क्या एयर अंदर लेके जा रहे हैं तो उसका क्या मकसद यही है कि वो डिफ्यूज हो जाए, टिश्यू में पहुंचे जहाँ पे सेल्स सारा काम करेंगे ऑक्सीजन से. तो पल्मोनरी ब्लड दीज एरियाज आ कहाँ पे गैस, यानी कि हमारी जो एयर है जो डिफ्यूज होती है वो एल्वियोलाई में, एल्वियोलर सैक्स में, एल्वियोलर डक्ट्स में, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियो यानी कि टर्मिनल ब्रोंकियो. ये है ना रेस्पिरेटरी एरिया. बाकी तो कंडक्टिंग जोन है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था. द रेट एट विच न्यू एयर रीचेज दीज एरिया इज कॉल्ड एल्वियोलर वेंटिलेशन. अब देखें वो जो था ना मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में, यानी कि रेस्पिरेटरी पैसेजेस में हर मिनट में जो न्यू एयर आती है ना वो रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम है. लेकिन एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या है कि इट इज़ द रेट एट विच न्यू एयर रीचेज इन दीज एरिया ऑफ एल्वियोलर वेंटिलेशन. कहाँ? यानी एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक्स, एल्वियोलर डक्ट्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियो, जहाँ से वो ब्लड जो पल्मोनरी वेसल हैं उनकी प्रॉक्सिमिटी में है ताकि वो डिफ्यूज हो जाए. तो उसको मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम नहीं कहते, उसको कहते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन. डेड स्पेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन एल्वियोलर वेंटिलेशन. अब डेड स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना. Some of the air that a person breathes never reaches the gas exchange areas but simply fills the respiratory passages where gas exchange does not occur, such as the nose, pharynx and trachea. This air is called dead space air because it is not useful for gas exchange. तो जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो पूरी की पूरी एयर थोड़ी
वहाँ पहुँच जाती एल्वियोलाई। कुछ तो बाहरी है ना, बाहर से मतलब ये है कि कुछ तो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को सिर्फ फिल कर रही है, यानी नोज, फेरिंग्स और ट्रैकिया। अब वहाँ पे तो कोई रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे तो डिफ्यूजन नहीं होगा। जहाँ डिफ्यूजन नहीं हो रहा है उसको कहते हैं, मतलब हो ही नहीं सकता, इसलिए वहाँ पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन नहीं, उसको कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ठीक है, ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ऑन एक्सपायरेशन द एयर इन द डेड स्पेस इज एक्सपायर्ड फर्स्ट। जाहिर बात है कि जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो कौन सी एयर पहले निकलेगी? जाहिर है अंदर की एयर तो पहले नहीं निकलेगी ना, पहले तो डेड स्पेस की एयर निकलेगी। तो द एयर इन द डेड स्पेस इज फर्स्ट एक्सपायर्ड बिफोर एनी ऑफ एयर फ्रॉम द एल्वियोलाई रीचेस द एटमॉस्फेयर। देयरफॉर द डेड स्पेस एयर इज वेरी disadvantageous for removing the expiratory gas from the lung. Anatomic versus physiologic dead space. अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप समझें। एनाटॉमिक तो आपको पता चल गया ना, जैसे हमने जब एयर अपने अंदर हम इनहेल किया तो नोज, नेजोफेरिंग्स, ट्रैकिया, मेन ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल क्या है, जो वहाँ पे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम नहीं है, एयर जो है वो सिर्फ वहाँ पे फिल कर रही है, लेकिन वहाँ पर डिफ्यूजन नहीं हो रहा, तो उसको एनाटॉमिक डेड स्पेस कहते हैं। अब जो है जहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है ना, वहाँ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, वहीं पे डिफ्यूजन हो रहा है, तो कहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, जो डबल ब्रोंक्यूल है, फिर एल्वियोलर डक्ट्स, फिर एल्वियोलर सैक्स, एल्वियोलाई। ठीक है, यहाँ पे होता है डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये रेस्पिरेटरी जोन है। ठीक है, अब अगर इसमें से कोई एल्वियोलस जो है कोलैप्स हो जाए, मतलब फर्स्ट करें तो कोई एल्वियोलस कोलैप्स हो जाए, उसमें एयर ही नहीं आए, तो ये डेड स्पेस बन गया ना, वहाँ पे भी डिफ्यूजन तो नहीं होगा, हालांकि उसके सराउंडिंग जो कैपिलरी है पल्मोनरी वो ओपन है, लेकिन जब एयर ही नहीं आई तो डिफ्यूज क्या होगा। इसी तरह दूसरे आप सपोज करें कि जो एल्वियोलस है ना वो तो बिल्कुल ठीक है, पेचेंट है, उसमें एयर भी आती है, लेकिन जो उसकी सराउंडिंग कैपिलरी है वो बंद है, तो डिफ्यूजन होगा? जब भी नहीं होगा। मतलब ये दोनों चीज़ें पेटेंट होनी चाहिए, यानी जो एल्वियोलस और उसकी सराउंडिंग कैपिलरी जब तक दोनों नॉर्मल नहीं होंगे कोई डिफ्यूजन नहीं होगा, जीरो हो जाएगा डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसको फिर हम फिजियोलॉजिक डेड स्पेस कहते हैं। सही है, ऊपर वाला तो है ही डेड स्पेस, वहाँ तो हो ही नहीं सकती ना एयर, चाहे कोई एबनॉर्मलिटी हो या नहीं, वो तो वहाँ लम्बिया ने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ही बनेगी, तो उसको एनाटॉमिक डेड स्पेस कहते हैं। और ये जो एल्वियोलाई जहाँ पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, जहाँ पे डिफ्यूजन होना चाहिए और नहीं हो रहा, तो फिर उसको कहते हैं फिजियोलॉजिक डेड स्पेस। समझ में आया? अब उन्होंने क्या लिखा है, एनाटॉमिक डेड स्पेस द वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्पेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम अदर देन द एल्वियोलाई and their other closely related gas exchange area is known as anatomic dead space। ठीक है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वहाँ है ही नहीं, तो उसको एनाटॉमिक डेड स्पेस कहते हैं। फिजियोलॉजिक डेड स्पेस क्या है? ऑन ओकेजन सम ऑफ द एल्वियोलाई themselves are non-functional or only partially functional because of absence of poor blood flow through the adjacent pulmonary capillaries। Therefore, from a functional point of view, these alveoli must be considered dead space। ज़ाहिर फंक्शन तो कर ही नहीं रहे, अपना कोलैप्स पड़े हुए हैं या कैपिलरी बन रहा है, तो विच इज कॉल्ड फिजियोलॉजिक डेड स्पेस। समझ में आ गया ये? रेट ऑफ एल्वियोलर वेंटिलेशन। अब ये क्या होता है? एल्वियोलर वेंटिलेशन पर मिनट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यू एयर एंटरिंग द एल्वियोलाई एंड एडजेसेंट गैस एक्सचेंज एरिया ईच मिनट। अब रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम क्या था? जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस को न्यू एयर आके फिल कर रही थी एवरी मिनट, वो था। अब ये क्या है? रेट ऑफ एल्वियोलर वेंटिलेशन, तो वही है ना कि एल्वियोलर वेंटिलेशन पर मिनट इज द टोटल अमाउंट ऑफ और या टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यू एयर एंटरिंग द एल्वियोलाई एंड द एडजेसेंट गैस एक्सचेंज एरिया। वहाँ पे जो आ गया उसको कहते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। ठीक है, इट इज नॉट मिनट रेस्पिरेटरी मिनट रेस्पिरेटरी रेट। मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एल्वियोलर वेंटिलेशन। ठीक है, इट इज इक्वल टू द रेस्पिरेटरी रेट टाइम्स द अमाउंट ऑफ न्यू एयर दैट एंटर्स दीज एरियाज विद ईच ब्रेथ। ठीक है, अगर वी ए ऊपर देखें आप, जो ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, उसमें जो बी ए है
इज द वॉल्यूम ऑफ एल्वेओलर वेंटिलेशन पर मिनट, ठीक है। VA इज एल्वेओलर वॉल्यूम ऑफ एल्वेओलर वेंटिलेशन पर मिनट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेशन पर मिनट, और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, VG इज द टाइडल वॉल्यूम माइनस VG इज द फिजियोलॉजिक डेड स्पेस। इसको करेंगे तो हमें एल्वेओलर वेंटिलेशन पर मिनट हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ मतलब ये कि आपसे तो नहीं करवाएंगे ये, आपसे पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटीज़ की सारी वैल्यूज़ और किस तरह से वो निकल रही हैं वो आना चाहिए आपको। Thus, with a normal tidal volume of 500 ml, a normal dead space of 150 ml and respiratory rate of 12 breaths per minute, alveolar ventilation equals to 12 into 500 minus 150 और 4200 ml per minute। ये नॉर्मल होता है हमारा alveolar ventilation का रेट, ठीक है, 4200 ml per minute। Alveolar ventilation is one of the major factors determining the concentration of oxygen and carbon dioxide in the alveoli। अब जाहिर बात है, अब ये अगर नॉर्मल होगा तभी तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में सही होगा। अगर इसमें अगर कोई ख़राबी हो गई तो बस वो सब हर चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया लेक्चर। अब आप देख लें कि असाइनमेंट के सवाल जो मैंने बनाया, क्वेश्चन 1 है व्हाट इज़ अ स्पायरोमीटर, डायग्राम बनाते हैं और बस लेबल करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इससे आप सारे नाम फंक्शन जैसे करते हैं। नंबर 2, व्हाट आर द पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो 4 वॉल्यूम लिखें, 4 कैपेसिटीज लिखें, फिर साफ साफ उसमें फिर अंडरलाइन करके हेडिंग डाल के कि ये वाले ये टाइडल वॉल्यूम की क्या डेफिनेशन है, कितना होता है, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिड्यू वॉल्यूम सब लिखिए। डिफाइन ईच एंड ड्रॉ द ग्राफ एंड लेबल इट। ग्राफ बना लीजिए अच्छे से समझ के, और उसको बिल्कुल इस तरह जैसे इसमें अच्छा सा बना हुआ है, और फिर उसको जो है ना आप उस ग्राफ को खुद एक्सप्लेन कर लीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल आसान आपको हो जाएगा। क्वेश्चन 3, व्हाट इज मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड हाउ डू यू कैलकुलेट इट फॉर अ नॉर्मल पर्सन एंड अ पेशेंट विद रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 30 ब्रेथ पर मिनट। अब ये जो है ना, ये मैं ऐसा सवाल आपको MCQ में दे सकती हूँ, तो बराए मेहरबानी इसकी डेफिनेशन और किस तरह से वो निकलता है, क्या फॉर्मूला है, तो आपको कुछ भी फिर दिया जा सकता है। रेस्पिरेटरी ब्रेथ्स जो हैं 30 ब्रेथ्स किया हुआ है, 50 कर दिया, 12 कर दिया, 16 कर दिया, जो भी कर दिया आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन 4 है व्हाट इज एल्वेओलर वेंटिलेशन, डेफिनेशन लिखें क्या है। क्वेश्चन 5 है व्हाट इज मेंट बाय एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिक डेड स्पेस, ठीक है। तो ये मैंने बहुत चीज़ समझा दिया है, आगे होगा आपको। और प्लीज़ अगर कोई मुश्किल हो रही होती है, कोई मुश्किल आपको हो रही है, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो और मैं आखिर में फिर आपको बता दूँ कि प्लीज़ मुझे आप कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। उससे मेरा हौसला होता है, मुझे पता चलता है कि आप सुन रहे हैं, तो कुछ इंटरेक्शन इस तरह से तो हो नहीं सकता, मैं ऐसे कोई बात नहीं ले रही आपकी। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, हेल्प कर रहा है आपको, तो उसको सब्सक्राइब करें, अपने कोलीग्स को बताएं, ठीक है, दूसरे लोगों को बताएं ताकि वो भी सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।